आज हमारे साथ हार्दिक मनियार जी हैं, जो कि एक सीए है और कच्छ में इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट भी है। आज के टाइम में इंडियन डायस्पोरास को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों सोचना चाहिए? मैं ये अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि जब हम कैपिटल की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले दो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं जो कंसीडर होने चाहिए। एक है कि उसकी सिक्योरिटी और दूसरा उसके ऊपर आपको रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। जब हम आपके वेल्थ की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें पीछे जाके जियोपॉलिटिक्स से इसको समझना पड़ेगा। ये कैसे होता है? जब आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक करेंसी में है, से फॉर एग्जांपल आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डॉलर्स में है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में है, या पाउंड स्टर्लिंग में। अगर आप यूरोप में अगर रहते हैं तो आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाउंड में होगा या वहाँ की किसी लोकल करेंसी में होगा। तो हमको ये समझने वाली बात है कि डॉलर इज़ नो लॉन्गर द सिंगल कंट्री यूएस करेंसी। द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड from US being the sole superpower to a multipolar world। तो अब वो ऑलरेडी स्टेज हो चुका है कि वर्ल्ड एक मल्टीपोलर सिचुएशन में आ गया है। तो ऐसे में जब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट चैलेंज है डॉलर को मिलने वाला, वो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी वाला स्टेटस उसका जाने वाला है। ये हमें कैसे पता चलता है कि जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, वो अब डायरेक्ट डॉलर को बाईपास करते हुए अपना ट्रेड सेट कर रहे हैं। जैसे इंडिया की ही मैं बात करूं तो इंडिया यूएई से डायरेक्ट रुपी में ट्रेड कर रहा है, इंडिया रशिया के साथ डायरेक्ट रुपी में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में डॉलर का वीक होना लाजमी है। सिमिलरली जो ईरान और चाइना का ट्रेड है या यूएई और चाइना का ट्रेड है, वो भी लोकल करेंसी में शुरू हो गया है। तो जब जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वो डॉलर को डंप कर रही है तो सारा अपना वेल्थ है वो डॉलर में रखना रिस्की है, क्योंकि आज नहीं तो कल डॉलर ज़रूर डीवैल्यू होगा, बिकॉज इट इज़ लूजिंग द सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस। तो इसलिए आपको डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की कि आपको ये सिक्योरिटी की बात हुई और रिटर्न्स की बात। अगर रिटर्न्स की बात करें तो आप देखेंगे कि जो वेस्ट की इकोनॉमीज़ हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिसके अंदर हम मेनली यूरोप की बात करते हैं या यूएस की बात करते हैं, इट इज़ स्लोइंग डाउन। इट हैज़ स्लोन डाउन सिग्निफिकेंटली। और यूरोप में तो कई देशों में ऑलरेडी रिसेशन घोषित हो गया है, या अभी तक अघोषित है, लेकिन वो लोग कहना नहीं चाहते हैं कि हम रिसेशन में हैं। तो इकोनॉमीज आर श्रिंकिंग। तो आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। जो कंट्री खुद 1%, 1.5%, 2% ही ग्रो कर रही है, उसके अंदर आपकी वेल्थ इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये दोनों फैक्टर हैं, सिक्योरिटी के पर्पज़ से एज वेल एज आपके ग्रोथ के पर्पज़ से आपको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचना चाहिए। और भारत में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? सर, जब हम भारत की बात करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि भारत अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। मैं इमोशनल जो आपके सेंटिमेंट्स हैं, आपके रूट्स हैं, आपके यहाँ पर लोग हैं, जान पहचान है, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जब इंडिया जैसी इकोनॉमी 7%, 7.5% के 6.5% ग्रो हो रही है तो आप समझ, एंड इट इज़ at present the 5th largest and soon to be the 3rd largest economy in the world। तो जब इतनी बड़ी इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रो हो रही है तो यहाँ पर मल्टीपल वेन्यूज़ मिलना लाजमी है। आप हर सेक्टर में आप देखिए स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लेबर प्लेंटी में अवेलेबल है, एनर्जी की कोई क्राइसिस नहीं है। तो ऐसे में ऑब्वियसली इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। और भारतीय डायस्पोरास के लिए क्या क्या लीगल चैलेंजेस हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए? सर, अगर आपको भारत में
अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं ये कहूँगा कि बेसिकली इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास दो रूट्स हैं। FIIs के थ्रू आ सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और FDIs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अगर आपको शेयर मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में उतरना है तो FIIs का रूट लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं। और जब आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात आती है, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट। ऑटोमेटिक रूट पोस्ट लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट ने मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिए हैं कि आप डायरेक्टली इंडिया के अंदर पैसे लेके आ सकते हैं। दैट ऑल दोज फॉल अंडर द ऑटोमेटिक रूट। और दूसरा है गवर्नमेंट रूट, वहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं जिसके लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत है, जो हर कंट्री रखना चाहेगा, जैसे डिफेंस है, न्यूक्लियर, एटॉमिक एनर्जी है। ऐसे सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ आपको आना पड़ेगा, अदरवाइज एवरीथिंग फॉल्स अंडर द डोमेस्टिक रूट, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट रूट। तो अब इसके अंदर आपको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको बस RBI को इंटीमेट करना है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट ये सेक्टर में लाना चाहते हैं। आपने इंटीमेट कर दिया, अब इट्स अ प्रायर अप्रूवल, आपने इंटीमेट कर दिया, आप पैसा लेके इंडिया में आ सकते हैं। सिंपल, आपको you can open a company over here. There are various structures that you can opt for. You can opt for a company, a private limited company. You can opt for a partnership firm. You can opt for an LLP. There are various options available to you. If you are going for a company, you have to follow the process as normally as by any other Indians in India. आपने कंपनी फॉर्म कर ली है, ROC के कंप्लायंस कर दी हैं, कंपनी आपकी रजिस्टर हो गई है, आपको PAN नंबर मिल जाएगा, आपको GST रजिस्ट्रेशन ले लेना है, जो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके ऊपर एक GST का रजिस्ट्रेशन लेना है। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। और एन्युअली आपको RBI में एक रिटर्न फाइल करना होता है, जिसको एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहते हैं, वो आपको एक फाइल करना होता है। तो मोर और लेस आप अगर कोई लीगल काम कर रहे हैं, अब अगर लॉ अबाइडिंग है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अदर देन दैट आपको कोई कंप्लायंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नॉर्मल इंडियन कर रहा है उसके ओवर एंड अबव दैट जो GST रिटर्न्स है, इनकम टैक्स रिटर्न्स है, वो तो इक्वल है जो नॉर्मल इंडियन कर रहा है, रेसिडेंट कर रहा है, सिटीज़न, उसके जैसे ही है, उसमें कोई अलग नहीं है कुछ भी। और आप कच्छ में रहते हैं, तो कच्छ में क्या पोटेंशियल है इंडियन NRIs का इन्वेस्ट करने के लिए? बिल्कुल, मैं गुजराती हूँ, गुजरात में रहता हूँ, कच्छ मेरी भूमि है, तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में बताना चाहूँगा। सर, अगर आपको कोई इंडस्ट्रियल साइड में जाना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना है, तो कच्छ इज़ द प्लेस। आपको कच्छ में आना ही पड़ेगा। मैं क्यों ये कह रहा हूँ? अगर आप वेस्ट से हैं तो अगर वी आर लोकेटेड एट द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, आपको वेस्ट से प्रॉक्सिमिटी बहुत अच्छी मिलती है। मोर ओवर, दिस इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ गॉट 3 मेजर पोर्ट्स एंड 3 माइनर पोर्ट्स। यहाँ पर जैसे ये अदानी का लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट, जो पोर्ट ऑपरेशंस हैं वो अदानी पोर्ट हैंडल करता है। दूसरा बड़ा पोर्ट कांडला पोर्ट है, जो गवर्नमेंट पोर्ट है, वो भी यहाँ पर सिचुएटेड है। तीसरा तूणा पोर्ट है, जो ऑलरेडी फंक्शनिंग है, और उसके अंदर फर्दर अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अबाउट 4500 करोड़ का DP वर्ल्ड करके कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट ला रही है। तो ये 3 मेजर पोर्ट्स हो जाने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 माइनर पोर्ट्स भी हैं जो छोटा मोटा कार्गो हैंडल करते हैं। तो अगर आपको कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड काम करना है तो कच्छ इज़ द प्लेस, आपको आना पड़ेगा। दूसरा, कच्छ में आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर आप यहाँ पर हैं, अब लॉजिस्टिक्स सेक्टर में आना चाहते हैं तो कच्छ इज़ द प्लेस, क्योंकि इसके जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उसका बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पर आया हुआ है। जैसे आपको शिपिंग में आना है तो शिपिंग लाइन सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको अगर क्लियरिंग के रिलेटेड कुछ है तो आपको यहाँ पर सारा सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर वेयर हाउसिंग सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा आपको सपोर्ट मिल जाएगा।
ट्रांसपोर्टेशन में आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 मेजर पोर्ट की वजह से यहाँ पर कंटिन्यूसली जो मूवमेंट है गुड्स की उसकी ज़रूरत रहने ही वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है तो कच्छ के अंदर 11 GIDC है, दैट इज़ गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की नोटिफाइड प्लेसेस है, वहाँ पर आप आके प्लेस लगा सकते हैं। थोड़ा सा क्या है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पर मिल जाता है, जो पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं, तो आप GIDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या किसी का जो GIDC में प्लॉट वगैरह है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपने नाम पे लिया हुआ है वो आप रेंट पे ले सकते हैं। तो ऐसी 11 है सिर्फ कच्छ के अंदर, तो उसका आप बिल्कुल फ़ायदा ले सकते हैं। प्लस आपको लगता है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 SEZs हैं। अदानी का SEZ जो बहुत बड़ा SEZ है जहाँ पर काफ़ी सारा काम ऑलरेडी चालू है, प्लस कांडला SEZ है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर जगह ले सकते हैं। तो बेसिकली SEZs आर जहाँ पर आप 0 रेट पे विदाउट GST आप मटेरियल ला सकते हैं और आप इजी एक्सपोर्ट की आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पर ही स्टफिंग हो जाता है लोकली, तो चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ रहती हैं, तो वो भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी मैं अगर बताऊँ तो कच्छ इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन एंटायर इंडिया। तो अगर आपको सॉल्ट इंडस्ट्री में आना है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं अगर कुछ नाम लेना चाहूँ तो उसके अंदर पाइप इंडस्ट्रीज़ में जैसे रत्नमणि हो गया, मान इंडस्ट्रीज़ हो गई। सोलर पैनल्स में अगर मैं बात करूँ तो अदानी का सबसे बड़ा, इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा सोलर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया ये कच्छ में है। अगर मैं और कहूँ पावर की यहाँ का कोई कमी नहीं है। अभी रिलायंस ने गवर्नमेंट से 100 गीगावाट, आई रिपीट 100 गीगावाट सोलर में कैपेसिटी का प्लांट लगाने के लिए सरकार से परमिशन ली है। तो ऑब्वियसली यहाँ ये पावर सरप्लस है। ये अब इंडस्ट्रियल साइड हो गई। अगर आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कच्छ का मैंगो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपोर्टेड मैंगोज इन इंडिया है। आप बड़ा हॉर्टिकल्चर का प्लांट ले सकते हैं। ज़मीन प्लेंटीली अवेलेबल है, जो नर्मदा का पानी भी आया हुआ है, तो आप इजीली ड्रिप इरिगेशन के थ्रू आप यहाँ आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ और भी जो हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड है, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, यहाँ पर उसकी खेती बहुत है, बहुत अच्छे से होता है, बहुत लार्ज स्केल में बनता है और एक्सपोर्ट भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मुझे कहना हो तो जो ड्राई डेट्स हैं, खजूर जिसको कहते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी कुछ साल पहले इजराइल से यहाँ इंडिया में आई थी, तो तब से यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट मात्रा में जो खजूर है वो उगाया जाता है और एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको माइनिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर अगर बेंटोनाइट की अगर क्वेरीज हैं और भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, और टूरिज़्म वगैरह अलाइड सेक्टर्स तो हैं, तो ज़रूर आइए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। और अगर किसी NRIs को इन्वेस्ट करना है और आपसे गाइडेंस चाहिए तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा कांटेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस मैं चंदन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ स्लाइड में नीचे दे दें, तो जिसको भी आना हो वो बिल्कुल गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू।